चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है 12.7 दैट इज कैलोरीमेट्री। इज दैट इट? कैलोरीमेट्री, दिस इज अवर पार्ट। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, व्हाट इज कैलोरीमेट्री? इट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बेटा क्या हो गया आरिफ? इट इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो क्या होता है कि जब भी अगर एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को आप एक दूसरे के नज़दीक लेकर आएंगे, एक हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उसके नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ पर होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। और अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कितना हीट का ट्रांसफ़र होगा, ज़रा बताइए तो, है ना? तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आपका मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इट इज़ कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। तो मैं इसको डेफिनेशन को यहाँ लिख सकता हूँ, द measurement of transfer of heat is called as calorimetry. The measurement of transfer of heat is called as calorimetry. The device through which the measurement of heat transfer can be made possible is called as calorimeter. is called as calorimeter. तो ऐसा डिवाइस जिसके ज़रिए हम मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के हीट ट्रांसफ़र को मेजर कर सकते हैं, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। आई बात समझ में बेटा? अब आपने कैलोरीमीटर के बारे में पहले भी सुना होगा, 9th स्टैंडर्ड में है शायद से कैलोरीमीटर, आपको याद होगा। तो सबसे पहले एक कॉपर का बना हुआ वेसल होता है, ये आपका कॉपर का बना हुआ एक वेसल होता है, जिसको वुडन बास्केट में रखा जाता है ताकि वो चारों तरफ से इंसुलेट हो सके। तो वुडन बास्केट में रखा गया ताकि वो चारों तरफ से इंसुलेटेड हो। ओके ठीक है। इधर भी पूरा आपने लिड भी वुडन से बना हुआ है ताकि इंसुलेशन बना रहे। फिर क्या किया जाता है? ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा पानी होता है, लिक्विड होता है, कोई तो भी पानी होता है उसमें, कोई और का है। ओके। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक गरम स्फेरिकल, एक बहुत ही ज़्यादा हॉट बॉल जो होता है मेटल का, एक गर्म करके लाते हैं और फिर उसके बाद उसको यहाँ पर डुबो देते हैं, इस पानी के अंदर डुबा देते हैं हम लोग। ओके। और यहाँ एक होल से, छोटा सा एक होल होता है यहाँ पे, यहाँ एक होल से स्टरर डाला जाता है। स्टरर इसलिए ताकि हम पानी को ऐसा मूव कर सके ताकि हीट पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली मूव हो, है ना? हर जगह हीट यूनिफॉर्म हो, ऐसा ना हो कि हीट एक ही जगह लोकलाइज होके रह जाए। और टेम्परेचर को नापने के लिए यहाँ से डाला जाता है थर्मामीटर। टेम्परेचर को नापने के लिए यहाँ पर से डाला जाता है थर्मामीटर। ये है स्टरर, ये है थर्मामीटर, ठीक है। और यहाँ बोल सकते हैं हॉट मेटालिक बॉल, कोल्ड वाटर, और यहाँ से मैं बोलूँगा कॉपर वेसल। ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और ये हम हीट का ट्रांसफ़र जब इसमें मेजर करते हैं तो बेटा इसमें हम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं कैलोरीमेट्री का। तो मैं यहाँ लिखूँगा कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये
जो मैकेनिज्म है कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करता है, विच सेज दैट heat lost by hot body is equal to heat gain by cold body। कि जो आपकी हीट लॉस होगी हॉट बॉडी के द्वारा वो हीट गेन होगी कोल्ड बॉडी से करेगा, प्रोवाइडेड दैट the system is enclosed from surrounding, मतलब सराउंडिंग से थोड़ा अलग है, मैंने बंद है उससे, मतलब ऐसा ना हो कि कोई हीट सराउंडिंग में लॉस हो जाए। जो भी हीट का लेन देन चलेगा वो सब अंदर ही चलेगा, कोई भी हीट बाहर लॉस नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू लॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू गेन, है ना। मगर जैसे कि आप जानते हैं हीट लॉस या हीट गेन, इसका फॉर्मूला क्या है, एम एस डेल्टा टी, है ना। याद है ना, मैंने बोला था हीट लॉस्ट या हीट गेन, उसका फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी है। तो ये होगा, लॉस कौन करता है, हॉटर बॉडी, तो मास ऑफ हॉटर बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉटर बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉटर बॉडी, ओके। फिर मास ऑफ कोल्ड बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। अब देखो यहाँ पर आपने जब गरम गरम एक मेटल का बॉल यहाँ पर आपने डाला तो इसने लूज़ किया टेम्परेचर या हीट लूज़ किया, और ये ठंडे ठंडे पानी ने और साथ ही साथ वेसल ने उस हीट को क्या किया, गेन किया। अच्छा, ये हीट का लेन देन कब तक चलता रहता है, बोलो। हाँ, जब थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक कि टेम्परेचर सबका सेम ना हो जाए। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्मूले का ऐसा भी लिख सकता हूँ, मास ऑफ हॉट बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी माइनस कॉमन टेम्परेचर इज इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी। तो फिर ये हो जाएगा कॉमन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। ये समझा गया मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिर कर ड्रॉप होके, पहले हॉट बॉडी का टेम्परेचर कैसा था, ज़्यादा था, है ना। हॉट बॉडी का टेम्परेचर पहले कैसा था, ज़्यादा था। अब वो ठंडा होते गया और एक कॉमन टेम्परेचर टी बन गया। जो ठंडी चीज़ थी यानी पानी, उसका टेम्परेचर क्या था, कम था, वो गरम हो गया थोड़ा सा गरम बॉल की वजह से, और फिर वो दोनों कॉमन टेम्परेचर पे आ गए। तो कॉमन टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर से कैसा है, कम है। कॉमन टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर से कैसा है, ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा देखो वो हॉट बॉडी ने अपना टेम्परेचर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर ठंडा था उससे बढ़कर यहाँ हो गया। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर TH माइनस टी और T माइनस TC। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेयर MH and MC मास ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडी, SH and SC specific heat capacity of hot and cold body, TH and TC temperature of hot and cold body, और T जो है वो क्या रहेगा, कॉमन टेम्परेचर। ये हो जाएगा आपका कॉमन टेम्परेचर। आई बात समझ में आपको। अब देखो बेटा, इन केस ऑफ कैलोरीमीटर जो हमारे पास अरेंजमेंट है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, ये हो गया ना सभी का इधर का, ठीक है। हाँ, डायग्राम नहीं बना रहा अभी। और अगर मैं बात करूं कैलोरीमीटर की, तो इन केस ऑफ कैलोरीमीटर मैं बोलूँगा हॉट बॉडी कौन है, मेटालिक बॉल हॉट बॉडी है। तो हीट लॉस्ट बाय मेटालिक बॉल
इज इक्वल टू, अब गेन किस किसने किया वो है ना, ये पानी गेन करेगा और साथ ही साथ कॉपर वेसल, तो मैं बोल सकता हूं इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय वेसल, है ना। तो ये हमने कहा कि हीट लॉस बाय मेटालिक बॉल इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड इक्वल प्लस हीट गेन बाय वेसल। तो मास ऑफ बॉल, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बॉल, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉल, फिर मैं कहूँगा हीट गेन बाय वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना। और हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ वेसल, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेसल, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल, या फिर हम लोग कहेंगे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉल, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बॉल, टेम्परेचर ऑफ बॉल माइनस कॉमन टेम्परेचर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना, कॉमन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्लस मास ऑफ वेसल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, कॉमन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ वेसल। हालांकि एक बात बता दूं, शुरुआत में टेम्परेचर ऑफ वेसल एंड टेम्परेचर वाटर कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, बहुत देर तक पानी आपस में होगा, तुमको नहीं लगता पानी का और ये वेसल का टेम्परेचर कैसे होने वाला, सेम ही होने वाला है। तो भैया ये याद रखना कॉन्सेप्ट को कि टेम्परेचर ऑफ वेसल एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। लिख डालो, ये लिखिए पूरा। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, तो मैं यहाँ लिखूंगा मास ऑफ हॉट वाटर, मास ऑफ हॉट वाटर, तो कितना है आपको दिया हुआ 10 ग्राम, मास, और फिर उसके बाद टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कितना है बेटा 70 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना है 5 ग्राम, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं बोलूँगा हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, है ना। जब गर्म पानी को ठंडे पानी से मिक्स करोगे तो गर्म पानी क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। तो मास ऑफ हॉट वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। अच्छा, मास ऑफ हॉट वाटर कितना है 10 ग्राम, चाहे पानी गर्म हो या ठंडा हो, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। कितना होता है 4200 जूल, 4186 जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी। मगर मैंने CGS में भी बताया था आपको 1 कैलोरीज, CGS में क्या था 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि मास यहाँ पर CGS में है तो क्यों ना वो वाला ही इस्तेमाल करो आप 1 कैलोरी। तो भैया मैं यहाँ तो लिख दूंगा 1 कैलोरी। और टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कितना था 70 माइनस कॉमन टेम्परेचर दैट इज T, और ये मास ऑफ कोल्ड वाटर 5, ये भी 1 हो जाएगा। और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर कितना था 30, तो T माइनस 30। अब देखो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 140 माइनस ट्वाइस T इज इक्वल्स टू T माइनस 30। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 140 प्लस 30 और इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ T, क्योंकि माइनस 2T उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 2T, जो कि हो जाएगा कुल मिला के 3D। 150 140 और 170 हो जाएगा, वो T इज इक्वल्स टू 140/3। देखो कितना था 140/3, सॉरी 170/3, माई मिस्टेक, 170/3, 56.66 डिग्री सेल्सियस।
56.66 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? ठीक है, वंस अगेन तो टू लिक्विड्स A and B are at 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. First off, when mixed in equal masses, when mixed in equal masses, comma, the temperature of the mixture is found to be 28 degrees Celsius. The temperature of the mixture is found to be 28 degree Celsius. Full stop. Their specific heat capacities are in the ratio. Their specific heat capacity are in the ratio. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या रहेगा वो पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। इसने क्या कहा है, दो लिक्विड है ए और बी। ए लिक्विड का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, बी लिक्विड का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, और दोनों इक्वल मासेस के हैं। उन दोनों को मिक्स किया गया और बाद में पता चला कि कॉमन टेम्परेचर कितना आया इनका, 28 डिग्री सेल्सियस। तो उसे बोला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या आएगा ए और बी लिक्विड का, वो बताओ। बहुत आसान। देखो, गरम कौन सा है, ए लिक्विड, ठंडा कौन सा है, बी लिक्विड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हीट लॉस्ट बाय ए इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय ए। हीट लॉस्ट बाय ए इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय ए। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर हो जाएगा मास ऑफ हॉट बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, यानी कि मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ बी बॉडी, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ओके, इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी। देखो, मास ऑफ ए बॉडी और मास ऑफ बी बॉडी सेम होने के वजह से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी बॉडी, सॉरी ए बॉडी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ए बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 32, बाद में कॉमन कितना हो गया, 28, तो वो आएगा 32 माइनस 28, कितना आ रहा, 1:1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी बॉडी, बी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 24, बाद में कितना हो गया, 28, तो यानी कि 28 माइनस 24, 30 में से 28 गया, कितना हुआ, 4, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 4। यस करेक्ट, एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल्स टू 1:1, करेक्ट। नेक्स्ट, beaker contains 200 gram of water, full stop. The heat capacity of beaker is equal
to 20 gram of water. A beaker contains 200 gram of water. The heat capacity of beaker is equal to 20 gram of capacity of beaker is equals to 20 gram of water. अच्छा ठीक है, full stop. The initial temperature of beaker is 20 degrees Celsius. Full stop. If 440 gram of hot water at 92 degrees Celsius is poured into it, if 440 is poured into it, comma, the final temperature will be nearest to the final temperature will be nearest to. चलिए देखिए क्या आएगा. A beaker contains 200 gram of water. Okay. The heat capacity of beaker is equal to आपका 20 gram of water. The initial temperature of the beaker is 20 degrees Celsius. Okay. If 440 gram of hot water at 92 degrees Celsius is poured into it, the final temperature of the nearest temperature will be nearest to. तो एक बीकर है जिसमें ऑलरेडी 200 ग्राम पानी था, ठीक है, और उसने बोला है कि भैया आपका हीट कैपेसिटी जो बीकर का है वो 20 ग्राम के पानी के बराबर है. 20 ग्राम के पानी के बराबर. हीट कैपेसिटी क्या होता है याद रखो. देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मैं यहाँ रफ में बताता हूँ. डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. और हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. अगर इस m को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यहाँ पे इस m को जैसा यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो s इंटू एम इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना. तो ये जो s इंटू एम है, जो छोटा स्मॉल s है और m है, ये कुल मिला के क्या होता है आपका हीट कैपेसिटी, है ना. तो ये याद रखना कि कैपिटल S इज इक्वल्स टू स्मॉल s इंटू एम. हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, मल्टीप्लाई बाय मास. आई बात समझ में. अब आप यहां देखो क्या करना है, फिर यहां पे आगे देखो. सोचो कैसे करेंगे. बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बना कर देता हूं शुरुआत में, फिर आप ट्राई करके देखो. हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर is equals to heat gained by cold water plus heat gained by beaker. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बना के दिया. अब आप ट्राई करो, देखो 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर. सोचो फाइन आया कुछ. चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर. फिर उसके बाद मास ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर प्लस मास ऑफ बीकर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बीकर. Final temperature, yes, very good, excellent job, 68 degrees Celsius.
अब देखो यहाँ पे जो खेल यहाँ बदल रहा है, इसने क्या बोला कि जो हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर है, मतलब वो मिलाकर MB SB मिलाकर, मास ऑफ बीकर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बीकर मिलाकर, ये क्या बोल रहा है, हीट कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कितना मास ऑफ वाटर 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये कुल मिला के क्या हो जा रहा है, हीट कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब चलो यहाँ पर ये वैल्यू डालते हैं अपन फिर ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ लिखूँगा मास ऑफ हॉट वाटर कितना है यहाँ पर दिया हुआ 440 ग्राम। इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ बी का, इसको ऐसे एस लिख के रख देता हूँ मैं, SW लिख देता हूँ। चलो, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, अपने को कॉमन टेम्परेचर पता लगाना है। हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना था 92 माइनस कॉमन टेम्परेचर मान लो T। मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना था 200, और ये स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर को मैं सिर्फ SW लिख के रख देता हूँ। अच्छा, कोल्ड वाटर का क्या टेम्परेचर था पहले 20 डिग्री सेल्सियस, तो भाई वो कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा T माइनस 20 प्लस, अब देखो यहाँ पे MB SB के जगह मास ऑफ बीकर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बीकर, उसकी जगह क्या लिख सकता मैं 20 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि दोनों मिलाकर इतना क्या होता है हीट कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो भाई ठीक है, तो मैं इसके जगह लिखूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय SW मल्टीप्लाई बाय फिर वही आपका T माइनस 20, क्योंकि कॉमन टेम्परेचर था वो पहले शुरुआत में। अब देखो सब में से क्या होगा SW क्या हो जाएगा, कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ 440 92 माइनस T, ये 200 प्लस 220 ये हो जा रहा 220 T माइनस 20, फिर आगे क्या 1 ज़ा 2 ज़ा, देखो ये कितना हो रहा फिर 184 माइनस 2T इज इक्वल्स टू T माइनस 20, ओके। और फिर वो उधर जाएगा, ये इधर आएगा 184 प्लस 20 दैट इक्वल्स टू 3T, क्योंकि माइनस 2T उधर जाके प्लस 2T हो जाएगा। अब ये कितना हो रहा फिर 204, तो T इक्वल्स टू 204 डिवाइड बाय 3, और ये शायद 68 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये आया आपका कॉमन टेम्परेचर कितना आ रहा फिर 68 डिग्री सेल्सियस, लिख लो। तो NCERT का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 किलोग्राम। तो तुम्हारे पास एक ड्रिलिंग मशीन है और ड्रिलिंग मशीन का पावर कितना दिया हुआ है 10 किलोवाट, और वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक एल्यूमिनियम ब्लॉक के अंदर छेद करने के लिए, और मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक कितना है आपका है 8.0 या जस्ट 8 बोलो किलोग्राम। हाउ मच इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक आपसे पूछा गया है इन 2.5 मिनट्स, और आपको टाइम कितना दिया गया है 2.5 मिनट्स, ठीक है, ओके। अज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज़ यूज्ड अप इन हीटिंग द मशीन और इटसेल्फ और लॉस्ट इन द सराउंडिंग। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें से 50% का लॉस हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपको आ रहा है जैसे मशीन का, उसमें से 50% का लॉस हो रहा है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम आपको दिया गया। देखो हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, हीट सप्लाइड टू राइज द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम MS डेल्टा T, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े हो ना आप, है ना। पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम। तो हीट को पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं, मगर क्या लगता है आपको पूरी पावर का इस्तेमाल हो जा रहा है कि यहाँ पे, हाँ नहीं, 50% तो क्या हो जा रहा है सराउंडिंग में लॉस हो जा रहा है। सिर्फ गर्म करने के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ 50%। तो भाई इसे 50% का यूज़ करने वाले अपन,
यानी कि इसका सिर्फ हाफ ऑफ इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो फिर हाफ ऑफ व्हाट इज़ द पावर 10 किलो वाट, यानी 10 टू पावर 4 वाट है ना। किलो का 10 टू पावर 3 और ये 10 टू पावर 4 वाट। टाइम कितना दिया बेटा आपको, कहाँ है टाइम, 2.5 मिनट्स। उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक कितना है 8। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक कितना है 0.91। आपको राइजिंग टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक निकालना है। चलो करो कैलकुलेट, फिर कितना आ रहा बताओ। इधर का हो गया, करो सॉल्व जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसको करेक्शन कर लेना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम है, तो जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू पावर -3 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 10 टू पावर 3। अब देख कितना आ रहा, 103 हो जा रहा है ना अप्रॉक्स में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फिर आपका आ जा चाहिए 103 डिग्री सेल्सियस। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट। ओके, तो एक गीज़र है जो बहते हुए पानी को हीट कर रहा है, थमा हुआ पानी नहीं है। हर 1 मिनट में 3 लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है और उसको हीट करके उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहा है। तो मैं कहूँगा ठीक है, हीट सप्लाइड पर मिनट, हीट सप्लाइड पर मिनट इज इक्वल्स टू डेल्टा हीट सप्लाइड पर मिनट। चल जानते डायरेक्ट ही जाते हैं। तो मास ऑफ वाटर फ्लोइंग, स्पेसिफिक कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ठीक है, मास ऑफ वाटर अब इसमें फ्लोइंग है, आपकी स्पेसिफिक कैपेसिटी वो कितना आता 3 लीटर्स। हालांकि वो वॉल्यूम है बट चलो ठीक है, फिर तो वॉल्यूम है ना वो 3 लीटर्स। ठीक है, देखते हैं 3 लीटर्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200। डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है आपका 10 टू पावर 3 और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 3 लीटर्स, तो 10 टू पावर -3 और 4200 जूल। और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 27 टू 77, ये हो जाएगा कितना 50 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना आ रहा, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 50 आंसर ज़्यादा आ जा रहा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 5 2 10 का 0 कैरी 1 4 5 20 21 2 1 0। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 0 3 6 6 3 0 और 42 630 इंटू 10 टू पावर 3 नहीं हाँ बराबर 630 टू 10 टू पावर 3 मतलब बराबर 6.3 इंटू 10 टू पावर 5 होता है, बराबर 6.3 इंटू 10 टू पावर 5, दैट्स करेक्ट। तो ये हो गया हीट सप्लाइड पर मिनट, जूल पर मिनट। इतनी हीट आप हर 1 मिनट में उसको सप्लाई कर रहे हैं।
समझ रहा गया? देखो फिर से बताता हूँ, इसने क्या दिया आपको कि हर 1 मिनट में आप कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी, ठीक है। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट की, डेंसिटी 10⁻³ वॉल्यूम 3 लीटर से 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर डाले अपन ने और ये पूरा कैलकुलेशन कर, तो इट इज़ नॉट जस्ट जूल, इट इज़ जूल पर मिनट। अपन ने क्या निकाले, हीट सप्लाइड पर मिनट। ये जो वाटर का जो वॉल्यूम है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट है, देखो 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट है ना, तो दैट्स वाई इसका आंसर आ गया जूल पर मिनट। अच्छा ठीक है, और फिर उसने बोला व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज, तो फिर ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब हर 1 ग्राम जलने पर कितना होगा, रेट ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल वो है 4.0 × 10⁴ जूल पर ग्राम। तो ये हर 1 ग्राम हर 1 मिनट में कितना चलेगा, हीट कितना इस्तेमाल होगा, और हर 1 ग्राम जलने पे कितनी हीट यूटिलाइज होगी। तो फिर मैं अगर बोलूँगा ठीक है, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल क्या रहेगा, देखो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब कितना फ्यूल जलेगा। बात समझ रहे क्या, अपन बोलते हैं ना 1 लीटर तेल जल गया पूरा इसके अंदर, है ना, पूरा इसमें इतना जल गया तेल, है ना, जैसे अपन गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम बोलते क्या हो गया, तो बोले पूरा ये 1 लीटर पेट्रोल खा गई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा 1 लीटर, एक पर्टिकुलर मास की बात बता रहे हैं ना अपन, या वॉल्यूम की बात बता रहे, इतना खा गई। तो बस वही बोल रहा है कि वही बता रहा है कि भैया हर 1 ग्राम में कितनी हीट जनरेट होगी, हर 1 ग्राम में कितनी हीट जनरेट होगी। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, हीट सप्लाइड पर मिनट डिवाइडेड बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ, या रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल बोल सकते थे इसको, फ्यूल। तो कितना आ रहा है वो, 6.3 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁴। देखो कितना आ रहा, 6.3, 1.443 से 1.32 ऐसा कुछ आएगा। सिक्स 6.3 डिवाइडेड बाय 4 या 63 डिवाइडेड बाय 4 बोल सकते हैं आप, 15.7 ग्राम पर मिनट। हर 1 मिनट में आपका क्या होगा, 15.7 ग्राम ऑफ फ्यूल चलेगा। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, और अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट जेई के हिसाब से, जेई के हिसाब से भी याद रखो, जेई वाला खास तौर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से ये दोनों के दोनों आगे के दोनों अपन देखें एनसीईआरटी के, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा उसके लिए, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ कैलोरीमेट्री वाला बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब कल हम लोग शुरू करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट जो शुरू करेंगे उसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेटेंट हीट जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे तुम्हारे सामने, और फिर कैलोरीमेट्री और ये सब मिलाकर उसके प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको सॉल्व करने में मजा आएगा।